रुक जाइएगा था सर। हो गया स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे यूपीएससी के द्वारा जो शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन होना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले उन सब चीज़ों के बारे में जिसको हम लोग को अपने तैयारी के क्रम में ध्यान रखना है। तो देखिए, आयोग के तरफ से ये स्पष्ट कहा गया है कि प्रश्न में जो एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाएगा वो पाठ्य पुस्तक एससीईआरटी जो सिलेबस है आपका, जो बिहार बोर्ड का पाठ्य पुस्तक पब्लिश करती है एससीईआरटी, उसी पर बेस्ड होगा। ठीक है, तो हम और हमारे टीम ने जो भी आपका पाठ्य पुस्तक है उसमें उपस्थित या उसमें मौजूद सभी तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक चीजों का एक बहुत सारगर्भित तरीके से संग्रह किया है। और हमारा ये कोशिश है कि हम आपको वो सारा प्रश्न, वो सारा पॉइंट अच्छे से न केवल समझाएं बल्कि आपको उसके प्रति अवेयर भी करें कि आपको एग्जाम में क्या क्या देख के जाना है। तो ज्यादा डिस्कस फालतू बातों पे ना करते हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं। हम लोग आज क्लास 6 का जो भूगोल सब्जेक्ट है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है हर एक चैप्टर में, है ना, कौन कौन सा चीज आपको जानना ही चाहिए। और आप यकीन रखिए, जो जो चीज हम लोग बता रहे हैं आप इसको बहुत अच्छे से लर्न कीजिए। आप एकदम अश्योर रहिए, यहाँ से सवाल आपको आना ही आना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जो क्लास 6 है उसके लिए जो भूगोल का पुस्तक है ना, उसका नाम है हमारी दुनिया। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा हमारी दुनिया। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या क्या चीज हम लोग को देखना है। तो जो पहला चैप्टर है वो है हमारा सौरमंडल। ठीक है, उसके बाद दूसरे चैप्टर में पृथ्वी उसकी गतियों के बारे में बात करेंगे। एक होता है घूर्णन, है ना, और एक होता है परिक्रमण, है ना। घूर्णन मतलब अगर आप ऐसे घूर रहे हैं तो मतलब राउंड कर रहे हैं तो ये हो गया घूर्णन, और अगर किसी चीज के चारों तरफ घूम रहे हैं दैट इज कॉल्ड परिक्रमण। खैर, ये हम लोग अभी आगे बात करेंगे। फिर तीसरा चैप्टर जो होगा वह है पृथ्वी के परिमंडल, है ना, जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल वगैरह वगैरह, इसके बारे में बात करेंगे। चौथा जो चैप्टर होगा दैट इज पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप, नदी, पहाड़, झील, झरना, खाई, है ना, ये सब के बारे में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे दिशाओं के बारे में, है ना, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट वगैरह वगैरह, इसके बारे में, है ना। उसके बाद का जो चैप्टर होगा दैट इज पृथ्वी और ग्लोब, है ना। ये भूगोल में जब अध्ययन के लिए हम लोग ग्लोब का इस्तेमाल करते हैं ना, मैप वगैरह, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये भी क्लास 6 में बताया गया है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग मानचित्र का अध्ययन। इसमें भी मानचित्र से संबंधित विभिन्न तथ्यों का समाकलन दिया गया है इसमें, तो इसको भी हम लोग अच्छे से देखेंगे, कैसे मैप का अध्ययन किया जाता है, थीमेटिक मैप क्या होता है, पॉलिटिकल मैप क्या होता है ना, इसके बारे में। फिर अगला जो चैप्टर होगा 8वां चैप्टर, उसका नाम है हमारा राज्य बिहार। अब यहाँ पर बिहार के बारे में, बिहार के भूगोल के बारे में बहुत अच्छे से हम लोग देखेंगे, है ना। इसका क्षेत्रफल क्या है, जनसंख्या क्या है ना, क्या इसका जनसांख्यिकीय विशेषताएं हैं, क्या भौगोलिक विशेषताएं हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद जो 9वां चैप्टर होगा उसका नाम है बिहार दर्शन 1, और 10वां जो चैप्टर है उसका नाम है बिहार दर्शन 2। इसमें भी बिहार से संबंधित विभिन्न तथ्यों का समाकलन दिया गया है। तो हम लोग बिना ज्यादा बकवास किए टू दी पॉइंट आते हैं। आप यकीन मानिए, आप हमारे साथ चलिए, आप एकदम अश्योर रहिए कि जो प्रश्न होगा वो पाठ्य पुस्तक पर आधारित होगा, और वो सारा जो भी प्रश्न होगा वो यहां से आएगा ही आएगा। तो दिल और दिमाग और आंख सब खुला रखिएगा, जो जो बता रहे हैं उसको अच्छे से देखिएगा। हम लोग क्या किए हैं कि हर चैप्टर में जो जो पॉइंट जो एग्जाम पूछ सकता है उसको कंपाइल करके यहाँ पे आप लोगों के साथ अभी न केवल डिस्कस करेंगे बल्कि उसको क्वेश्चन फॉर्म में आपको रिवाइज भी करवाएंगे। एक तो बताएंगे बताएंगे प्लस यहीं पर ऑन द स्पॉट आपको क्वेश्चन फॉर्म में रिवाइज भी करवा देंगे। तो चलते हैं आगे हम लोग, है ना। देखिए पहला जो, एक मिनट इसको थोड़ा स्लो करना होगा। ये कैसे होगा? ठीक है, हाँ। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है चैप्टर का नाम है हमारा सौरमंडल। सौरमंडल के बारे में आप सबको ही जानते होंगे। ठीक है, सौरमंडल जिसका मुखिया सूरज है, ठीक है, 8 ग्रह है, सब जानते होंगे। इसके पहले थोड़ा सा ब्रह्मांड के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। जो आप आसमान देखते हैं ना, ठीक है, यही हमारा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड बहुत विशाल है, अनंत है, इसका ना कोई आदि है, ना कोई शुरुआत है, ना कोई एंड है। बहुत 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 लार्ज है ब्रह्मांड हमारा। ठीक है, अब सवाल ये होता है, थोड़ा सा सौरमंडल के पर पहुंचने से पहले थोड़ा ब्रह्मांड के बारे में बता दे
कि ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ। तो एक व्यक्ति थे जॉर्ज लेमेत्रे, है ना, वो एक थ्योरी दिए थे, इसका नाम था बिग बैंग, है ना, महाविस्फोट का सिद्धांत। बिग बैंग, ध्यान दीजिएगा, बिग बैंग एक बिग बैन है। बिग बैन जो है वो लंदन में एक घंटा घर है ना, उसको बिग बैन बोलते हैं। बिग बैंग का मतलब होता है महाविस्फोट, जिससे यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ। तो जो जॉर्ज लेमेत्रे हैं उनके हिसाब से 13.7 ना, 13.7 अरब वर्ष पहले एक अचानक से महाविस्फोट हुआ और 1 सेकंड के अरबवें हिस्से में जो है वो पूरा यूनिवर्स बन गया, चांद, तारा, पृथ्वी वगैरह 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 वगैरह, ठीक ना। तो सबसे बड़ा यूनिट जो है जो आसमान में दिखाई देता है वो ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड में कई मतलब लाखों करोड़ों गैलेक्सी है। गैलेक्सी क्या होता है? तो गैलेक्सी में असंख्य तारा होता है, तारा होता है, नेबुला होता है जिसको निहारिका बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह होता है, उल्का पिंड होता है, ग्रह होता है, उपग्रह होता है, धूमकेतु होता है, ये सब होता है। तो बहुत सारा करोड़ों गैलेक्सी है। हमारा जो गैलेक्सी है उसका नाम है आकाश गंगा, है ना, ठीक है। फिर आकाश गंगा में भी अनेक सोलर सिस्टम होता है ना, सौर मंडल होता है। सौर मंडल का मतलब कि एक ग्रह होता है, ठीक, सॉरी, एक सूर्य होता है और उस सूर्य का परिक्रमा करने वाले कई ग्रह होते हैं। तो इसी तरह से हमारा सौर मंडल है जिसका नाम एक मिनट, बहुत बड़ा हो गया ये, हमारा एक अपना सोलर सिस्टम है जिसमें सूरज जो है वो मुख्य तारा है और उसके चारों तरफ 8 ग्रह परिक्रमा करती हैं। ध्यान रखिएगा, कुछ समय पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, बट प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा एक संक्षिप्त परिचय के बाद बात करते हैं राशि के बारे में कि राशि क्या होता है। राशि के बारे में तो आप लोग सब कुछ जानते होंगे, सुबह सुबह पेपर पढ़ते होंगे, क्या जतरा में क्या लिखा हुआ है ना, मिठाई मिलेगा या गाली मिलेगा, है ना। खैर, तो भविष्यवक्ता जो है वो आपके ग्रह नक्षत्र के गति के आधार पर आपके भविष्य के बारे में एक अनुमान लगाते हैं, है ना। तो उसी के संदर्भ में राशि का उपयोग किया जाता है। इसका कहानी ये है बॉस कि प्राचीन काल में जो हमारे खगोल शास्त्री या ज्योतिषाचार्य थे, है ना, वो लोग कैसे करते थे ग्रह का नक्षत्र। तो ये लोग क्या किए कि जो हमारा ब्रह्मांड या आकाश है, जो दृश्य आकाश उनको दिखाई देता होगा, ठीक है, इसको लोग 12 भाग में बांट दिए, ठीक ना, इसको 12 भाग में बांट दिए, ठीक है ना, ठीक है, 12 भाग में आकाश को बांट दिए, ठीक है। हर भाग में अपना जो भी नक्षत्र वगैरह था या तारा वगैरह था सिचुएटेड था। मान लेते हैं यहाँ सूरज है, पृथ्वी का चक्कर काट रहा है, तो हर नक्षत्र या हर राशि से गोल गोल घूमता था, ठीक ना, ठीक है। और जब पृथ्वी हर एक राशि से घूमता था तो इस राशि में मतलब इस ब्लॉक में जितना भी नक्षत्र होगा उसको भी उधर से भी होकर गुजरता होगा। तो इसके आधार पर जो है वो हमारे प्राचीन खगोल शास्त्र या जो ज्योतिषाचार्य थे वो भविष्य का अनुमान लगाते थे, ठीक ना। तो इसमें जानने वाला बात यह है कि राशि की संख्या 12 है, ठीक है। राशि क्या है समझ गए? तो प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा आकाश का किया गया विभाजन है ना, 12 भाग में किया था। ये देख लीजिए हम लोग। अब हम लोग देख रहे हैं सूर्य की आकृति। दूसरा जो चैप्टर था इस पहले दूसरा जो पॉइंट है क्लास 6 के चैप्टर 1 में, उसमें दूसरा पॉइंट हम लोग को ये मिला कि सूरज का आकार पूछा है तो गोल है, ठीक है। एक चीज तो आप जान लीजिए, किसी भी चीज को अगर आप तेजी से घुमाइएगा ना तो वो आकार उसका गोल हो ही जाएगा, है ना। तो सूरज भी जो है वो बहुत तेजी से गोल गोल स्पिन कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसका आकार भी गोल ही है ना। तो दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा जो हमारा सोलर सिस्टम है इसका मुख्य सूरज है ना। एक बार आपको इसके बारे में बताते हैं, है ना, थोड़ा सा आउटलाइन दे देते हैं कैसे कैसे क्या है ना। तो जो हमारा सोलर सिस्टम है इसके बारे में इतना जान लीजिए कि सब सारा ग्रह और उपग्रह और जो सूरज है सब गतिशील है ना। तो देखिए इसको ऐसे देख लीजिएगा, एक तो यहाँ पर सन है ना। अब चांद को तो मामा बोलते हैं, सूरज को भी कुछ बोल ही दीजिएगा, कोई ना कोई तो होबे करेंगे नहीं। चलिए, तो इसके बाद सूरज के बाद जो ग्रह है सबसे नजदीक ग्रह वो बुध है, ठीक है, जो कि सबसे छोटा है ना। बुध सूरज का सबसे नजदीकी ग्रह है, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो अगला ग्रह है वो है शुक्र, ठीक है, इसको इंग्लिश में वीनस भी बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? यहां पर ध्यान देने वाला बात ये है, अच्छा पहले आगे बताते हैं। इसके बाद अपना पृथ्वी है, अपना ग्रह, ठीक है। इसके बाद अगला जो ग्रह है वो मंगल है। एक मिनट,
थोड़ा सा, ये मंगल है, इसके बाद बृहस्पति है, ठीक है, इसके बाद सैटर्न है, उसके बाद यूरेनस है, उसके बाद नेपच्यून है, ठीक है। ये हमारे सोलर सिस्टम में ग्रहों का क्रम है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग थोड़ा थोड़ा सबके बारे में। तो सबसे नजदीकी ग्रह और सबसे छोटा ग्रह शुक्र है, सॉरी बुध है, और जो दूसरा ग्रह है उसका नाम है शुक्र। शुक्र के बारे में कहा जाता है कि ये पृथ्वी से काफी समानता रखती है, इसलिए इसको पृथ्वी की जुड़वा ग्रह या पृथ्वी की जुड़वा बहन या पृथ्वी की भांजी, नवासी, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है इसको, क्योंकि ये पृथ्वी के समान है। अच्छा, खास बात यह है कि अगर डिस्टेंस के हिसाब से देखा जाए तो सबसे नजदीकी ग्रह बुध है, लेकिन सबसे गर्म ग्रह शुक्र है ना। शुक्र को प्रेशर कुकर प्लैनेट भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी है। तीसरा ग्रह अपना पृथ्वी है, एकमात्र ग्रह जहां पर जीवन है ना, उसको मतलब वो हमारा पृथ्वी है। इसके अलावा अभी तक हम लोग को कहीं से वैसा प्रमाण नहीं मिला है कि पूरे ब्रह्मांड में जीवन है। अच्छा, एक टर्म आता है गोल्डीलैक्स जोन, है ना। गोल्डीलैक्स जोन का मतलब क्या होता है कि ब्रह्मांड का कोई भी ऐसा हिस्सा, है ना, जहां पर उम्मीद हो, जो भी हमारे खगोल शास्त्री लोग हैं उन लोग को उम्मीद हो कि यहां पर पृथ्वी जैसा ग्रह मिल सकता है, वहां पर जीवन हो सकता है। देखिए, एक तो ब्रह्मांड अनंत है, ऐसे महासागर कैसे अनंत, कोई और छोड़ नहीं दिखता है, तो महासागर तो ब्रह्मांड के हिसाब से बूंद बराबर हो गया, बूंद भी नहीं है वो, समझे ना। तो ब्रह्मांड का कोई भी ऐसा हिस्सा जहां पर लगता है कि यहां पर पृथ्वी जैसा ग्रह हो सकता है, उसको हम लोग गोल्डीलैक्स जोन बोलते हैं। तो पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है, एक ऐसा गोला है जिस पर जीवन है ना। बाकी हॉलीवुड के सिनेमा में किसी भी ग्रह में जीवन दिखा सकता है, उसको आजादी है, बट एससीईआरटी के बुक में आपको मजा नहीं मिलेगा अवतार वाला। खैर, कोई बात नहीं। तीसरा जो इसके बाद पृथ्वी के बाद जो ग्रह है, इसका नाम है मंगल, है ना। मंगल को लाल ग्रह भी बोलते हैं। लाल ग्रह किस लिए बोलते हैं, तो लाल ग्रह इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पर फेरस का बहुत ज्यादा प्रधानता है ना, रेड ऑक्साइड बहुत ज्यादा मिलता है, लोहा का मात्रा ज्यादा है, इसलिए उसको लाल ग्रह भी बोलते हैं, है ना। चलिए, उसके बाद बृहस्पति ग्रह है। एक बात ध्यान देना है कि मंगल और बृहस्पति के बीच में ना छोटा छोटा पत्थर, छोटा छोटा मतलब इतना बड़ा नहीं, बड़ा बड़ा पत्थर, है मतलब बहुत सारा पत्थर का एक पट्टी पाया जाता है, ऐसे करके। बहुत कलर चेंज कर देते हैं आप लोग के लिए। बहुत सारा पत्थर का एक वो पाया जाता है, पट्टी पाया जाता है, बहुत सारा पत्थर का पट्टी पाया है, क्षुद्र ग्रह इसको बोल सकते हैं आप लोग, है ना। बहुत सारा क्षुद्र ग्रह पाया जाता है इसके बीच में, मंगल और बृहस्पति दोनों ग्रह के बीच में इसका आवरण पाया जाता है। खैर, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं सैटर्न है ना। सैटर्न को शनि बोलते हैं। शनि के बारे में पता ही होगा कि अगर हम लोग अपने भारतीय परंपरा के हिसाब से देखें तो काफी खतरनाक ग्रह माना जाता है, बट भूगोल में सबसे सुंदर ग्रह शनि को माना गया है। क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ वलय पाया जाता है, और सिर्फ वलय जो है वो सिर्फ शनि के आगे ही नहीं पाया जाता है, बृहस्पति के चारों तरफ भी वलय पाया जाता है, अरुण के चारों तरफ भी वलय पाया जाता है। खैर, आगे हम लोग बात करते हैं। तो ग्रहों की कुल संख्या 8 है। ध्यान दीजिएगा, प्लूटो को ग्रह की सूची से बाहर कर दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है सप्तऋषि। सप्तऋषि 7 तारों का ही समूह है ना। अब हम लोग के धर्म ग्रंथ में सप्तऋषि के बारे में एक अलग व्याख्या दिया गया है ना। माना गया था कि जब धरती का प्रलय हुआ था तो जो है इनको बचा करके ले जाया गया था कहीं सेफ जगह पर। यही 7 ऋषि जो है वो ऊपर हैं। तो ये खास डायरेक्शन में हमेशा आपको दिखाई देंगे। रात में अगर आप दिशा भूल जाते हैं तो इस सप्तऋषि तारा के आधार पर आप दिशा को फाइंड कर सकते हैं। ये इस पुस्तक में दिया हुआ था, है ना। सप्तऋषि कितने तारों का समूह है? 7 तारों का समूह। उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि पृथ्वी एक नक्षत्र को 14 दिन में पार करती है ना। नक्षत्र का मतलब क्या होता है? नक्षत्र या तारामंडल एक बात है ना। जब कोई तारा, जब नहीं मतलब ब्रह्मांड में, आकाश में कुछ तारे जो है ना कुछ खास आकृति में दिखाई देता है ना। कुछ खास, घोड़ा के आकार में, तो घड़ा के आकार में, तो कुछ आकार में दिखाई देता है, तो उसको तारामंडल या नक्षत्र बोल दिया जाता है। और सब अपने अपने जगह पर स्थिर होता है ना। हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रह नक्षत्र मतलब नक्षत्र वगैरह का आकलन करके, है ना, अपने ग्रह और नक्षत्र के गति का आकलन करके कुछ भविष्यवाणी या पूर्वानुमान लगाते हैं, है ना, भूगोल के संदर्भ में और बाकी संदर्भ में। तो पृथ्वी एक नक्षत्र को 14 दिन में पार करती है, ठीक है।
ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला पॉइंट जो है वो है कि विषुवत रेखा पर ध्रुव तारा छिद्र पर दिखाई देती है। ठीक है, विषुवत रेखा समझते ही है, पृथ्वी मान लेते हैं, पृथ्वी है, पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा खींची गई है ना, उसको हम लोग इक्वेटर या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोलते हैं। यहां पर खड़ा होइएगा, ठीक है, तो ध्रुव तारा जो है ना, वो एकदम सीधा दिखाई देगा। ठीक है, और बाकी उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में भी एक खास दिशा में दिखाई देता है, और इसके आधार पर भी आप मौसम को आराम से, मौसम बोल रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन को फाइंड करके अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। पहले जब कंपास वगैरह का आविष्कार नहीं हुआ था, तब यही नक्षत्र और सप्तऋषि और क्या बोलते हैं ध्रुव तारा को देख करके समुद्र यात्री लोग या बाकी यात्री लोग दिशा का अनुमान लगाता था। खैर, आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, जैसा कि हम जस्ट बताए अभी कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह छोटा छोटा ग्रह है ना। ठीक है, देखिए एक तो ग्रह हो गया, ग्रह जो होता है वो जो तारा होता है, स्टार होता है, उसका चारों तरफ से परिक्रमा करता है। जैसे पृथ्वी, बुध, शुक्र है ना, ये किस तारे का परिक्रमा करता है? तो सूरज का। सूरज भी एक तारा है ना। तारा जो और ग्रह में अंतर होता है। तारा का मतलब होता है ऐसा खगोलीय पिंड जिसमें स्वयं का ऊर्जा का स्रोत, जिसके पास स्वयं का ऊर्जा का स्रोत हो। ठीक है, जैसे सन, सूरज। सूरज में क्या है कि उसके पास खुद का ऊर्जा का स्रोत है, पूरा हाइड्रोजन भरा हुआ है, गैस भरा हुआ है ना, उसी में आग लगा रहता है और भयंकर एनर्जी रिलीज होता है ना, हाइड्रोजन भरा हुआ है ना। तो जो सूरज में ऊर्जा का स्रोत है वो किस, उसके लिए पूछता है कभी कभी कि सूर्य के ऊर्जा का स्रोत किस सिद्धांत पे काम करता है, तो उसके लिए टर्म है नाभिकीय संलयन, है ना। एक होता है नाभिकीय विखंडन, तो बम बनाता है ना आदमी, परमाणु बम, तो उसको नाभिकीय विखंडन वाला टेक्निक अपनाता है, उसमें भारी नाभिक को दो भाग में तोड़ता है। और जो नाभिकीय संलयन होता है उसमें दो हल्का नाभिक को आपस में मिलाता है, भयंकर ऊर्जा निकलता है ना, इसको हाइड्रोजन बम भी बोलते हैं ना। क्या, तो सूरज का जो तारा उसी को बोलते हैं जिसके पास अपना स्वयं का ऊर्जा का स्रोत है। और ग्रह क्या होता है? तो ग्रह भी एक खगोलीय पिंड है, लेकिन इसके पास कोई अपना ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है। ये ऊर्जा के लिए नजदीकी तारे पर निर्भर करता है। जैसे हम लोग ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर करते हैं? तो सूरज पर, है ना। सूरज से रोशनी आएगा तो हम लोग अपना, या जो भी हो, इसी से पृथ्वी पर जीवन है। अगर सूरज नहीं रहा तो पृथ्वी पर जीवन भी नहीं रहेगा। तो मेन अंतर यही है। और उपग्रह जो होता है वो भी एक खगोलीय पिंड होता है, आकार में थोड़ा छोटा होता है, और ये तारा का परिक्रमा ना करके जो ग्रह होता है उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है। जैसे चांद जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है। इसी तरह से मंगल ग्रह का भी उपग्रह है फोबोस और डीमोस, उसका चक्कर लगा रहा होता है। इस तरह से एक शनि का उपग्रह है, कई उपग्रह है, एक है टाइटन, उसका चक्कर लगा रहा होता है शनि का, है ना। एक गाइनेमिड है जो बृहस्पति का उपग्रह है, उसका चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है। तो उपग्रह जो होता है वो अपने ग्रह का चक्कर लगा होता है। इसी तरह से कुछ खगोलीय पिंड होता है वो किसी का चक्कर नहीं लगा रहा होता है ना, वो खास डायरेक्शन में एकदम रेस रहता है, गोले गोले घूम रहा है, ओकरा ग्रह तारा से कोई मतलब नहीं है, पगला ले वो लोग, समझे ना, बस एगो सूर धर ले, गोले गोले घूम रहा है। तो इसी तरह से आकाश में ना बहुत सारा छोटा छोटा क्षुद्र ग्रह है। तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में ना ये लोग इसी रेस रहता है, चारों तरफ गोल गोल घूमते रहता है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। एक होता है उल्काखंड। उल्काखंड क्या होता है कि चलिए, तो फिर भी दो ग्रह के बीच में है, मंगल और बृहस्पति के बीच में। उल्काखंड क्या है कि आसमान में बहुत सारा पत्थर ऐसे ही तैर रहा है, बहुत सारा तैर रहा है, ठीक ना, अपना जिधर मतलब एक कई दिशा में, कुछ दिशा में बढ़ते रहता है, हर तरफ बढ़ते रहता है। कभी कभी क्या होता है कि किसी ग्रह के आसपास से गुजर रहा होता है तो ग्रह का अपना गुरुत्वाकर्षण होता है ना, तो उस उल्काखंड को अपनी तरफ खींच लेता है। तो वही जब पृथ्वी जो उस ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में कई तरह गैस है, तो होता क्या है कि पत्थर और गैस जब आपस में टकराता है तो घर्षण होता है और पत्थर जल उठता है। तो हम लोग नीचे से धरती पर से देखते तो लगता है कि तारा टूट रहा है ना। तारा टूटेगा ना भाई तो फिर विष मांगने के लिए बचेगा नहीं, सब खत्म हो जाएगा। तारा नहीं होता है, उल्काखंड होता है, छोटा छोटा पत्थर होता है ना, बहुत ज्यादा आकार नहीं होता है। खैर, तो हम लोग यहाँ पे देखें कि क्षुद्र ग्रह जो है वो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है, ठीक है। अब अगला जो है कि हाँ, हम लोग देखें कि सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह बुध है, यहां हम लोग बात किए, सूरज है ना, उसके बाद बुध है, तब शुक्र है, तब पृथ्वी है, तब बृहस्पति है ना, ठीक। चलिए, पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, मंगल के बाद बृहस्पति है, ठीक ना। अब अगला हम लोग देखते हैं पॉइंट कि हाँ, कि
पृथ्वी के निकटवर्ती ग्रह शुक्र एवं मंगल हैं। तो हम लोग देखें, सूरज के बाद बुध था, फिर शुक्र था, फिर पृथ्वी है, ये है ना, पृथ्वी है, इधर शुक्र है, शुक्र है। तो देखिए पृथ्वी के दाएं और बाएं कौन कौन सा ग्रह है? शुक्र है, मंगल है। ये भी एग्जाम पूछ सकता है कि पृथ्वी के जस्ट अगल बगल में कौन सा ग्रह है? तो बुध नहीं है, बुध देखिए दूर है ना, बुध सूरज के नजदीक है। पृथ्वी के अगल बगल में शुक्र और कौन है? मंगल है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि शनि ग्रह के चारों ओर वलय या छल्ले पाए जाते हैं, है ना। देखिए आपको बताते हैं, ये आपको बताए थे कि कुछ ग्रह ऐसा है ना जिसके चारों तरफ रिंग पाया जाता है ना, अंगूठी होता है ना, उसी को वलय भी बोलते हैं, छल्ला भी बोलते हैं। तो कुछ ग्रह ऐसा है हमारे सोलर सिस्टम में कि चारों तरफ रिंग पाया जाता है। कौन कौन सा ग्रह है? तो यहाँ पाठ्य पुस्तक में शनि के बारे में डिस्कस किए हैं, बट केवल शनि ही नहीं है, यूरेनस और बृहस्पति, इसके चारों तरफ भी वलय पाया जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत सुंदर लगता है ये अपना मान लेते हैं, ये अपना शनि है ना, तो चारों तरफ ना इस तरह का रिंग पाया जाता है, बहुत सुंदर लगता है शनि। तो इसके बारे में दिया था, ध्यान रखिएगा कि बृहस्पति के चारों तरफ भी वलय है और अरुण के चारों तरफ भी वलय पाया जाता है। अब यहाँ ये ध्यान देना है, इसी वलय के कारण शनि को सबसे सुंदर ग्रह कहा जाता है ना। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। तो देखिए पृथ्वी सूरज के बाद 8 ग्रह है ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, सो ऑन, है ना, और भी। तो जरूरी नहीं कि हर सभी ग्रह का अपना उपग्रह हो, ठीक है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं। कई सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ ग्रह ऐसा है जिसका अपना उपग्रह भी है। जैसे हमारा पृथ्वी का उपग्रह है कौन है? चांद है ना, जिसको रोज रात में हम लोग निहारते हैं, है ना। अब चांद से तुलना करते हैं अपने प्रियजनों का, है ना, पता नहीं कितना गाना लिखा गया, सिनेमा बन गया, है ना। तो सबसे पहले नौकरी ले लेना है, तभी चांद का दर्शन होगा, नहीं तो झारखंड। चलिए अगला तो पृथ्वी का अपना उपग्रह है, उसका क्या नाम है? चंद्रमा, मून। अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, जो बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। तो देखिए बंधु, हम लोग यहाँ जब बात किए सूरज और उसके परिवार में शामिल 8 ग्रह के बारे में, तो हम लोग सबसे पहले बताया आपको कि सबसे छोटा और सबसे नजदीकी ग्रह बुध है, लेकिन सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है, ठीक है। तो सबसे बड़ा ग्रह है, तो ये याद रखने में बड़ा आसानी होगा कि जो सबसे बड़ा ग्रह है उसी का सबसे बड़ा उपग्रह है ना। तो नाम है गैनीमेड और ये बृहस्पति का उपग्रह है, ठीक है, इसको ऐसे याद रखिएगा। अगला जो पॉइंट है तो पूछा गया है, दिया गया है, हाँ, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है, जो मंगल का उपग्रह है ना। मंगल का 2 उपग्रह है, डिमोस और फोबोस, ठीक ना। उसी में से डिमोस जो है ये सबसे छोटा उपग्रह है। जब मंगल पर जाएंगे ना, बहुत पॉसिबल है कि आने वाले 20-25 साल में हम लोग मंगल पर भी घूमने जाएंगे ना। इंडिया भी मंगलयान अपना भेज दिया है, एक ही बार में वहां पे हम लोग अपना जो था मिशन पूरा कर लिए। तो आने वाले 20-25 साल में हम लोग मंगल पे जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए कमाना पड़ेगा ना। नौकरी ले लीजिए, उसके बाद जाइएगा, नहीं तो फिर वही है, खूब से खूब राजगीर और बहुत क्या घूमिएगा। खैर, तो जब मंगल पर जाएंगे तो वहां जैसे पृथ्वी पर रात में कैसे चांद दिखाई देता है, जब मंगल पर जाएंगे तो वहां दो आपको उपग्रह दिखाई देगा, है ना। एक फोबोस है, एक डिमोस है, तो ध्यान रखिएगा। जिसमें से जो डिमोस है वो सबसे छोटा उपग्रह है अपने सोलर सिस्टम का, और सबसे बड़का उपग्रह जो है ना, वो बृहस्पति का है, गैनीमेड, ध्यान रखिएगा। खैर आगे बात करते हैं हम लोग। टाइटन जो है वो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि का जो उपग्रह है ना, वो टाइटन नाम है उसका, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कैसे याद रहेगा भाई? तो हम लोग बोलते भी कि यार शनि का 7.5 चल रहा है, मतलब टाइम खराब चल रहा है ना। टाइम का मतलब घड़ी, घड़ी का मतलब टाइटन, है ना। तो टाइटन किसका है? शनि का, है ना। चलिए अगला है, शनि ग्रह के वर्तमान समय में उपग्रहों की संख्या 82 है। देखिए आप लोग एग्जाम जब पढ़ेंगे ना, तो कुछ ग्रह उपग्रह को लेकर के बहुत कंफ्यूजन होगा। क्या कंफ्यूजन होगा
कि शनि और बृहस्पति इसका अक्सर अलग अलग डाटा दिया रहता है कि केकर ज्यादा केकर कम। तो आपको पाठ्य पुस्तक को फॉलो करना है ना। ज्यादा देखिए, जो पाठ्य पुस्तक में दिया होगा वही मान्य होगा ना। मान लेते कि यहाँ पे 82 दिया हुआ है, ठीक है, और हो जाकर के 84 हो गया और ऑप्शन में भी 84 है, तो आप पाठ्य पुस्तक को ही फॉलो कीजिएगा, ठीक है। अपना दिमाग मत लगाइएगा, क्योंकि आपसे उम्मीद किया गया है कि आप पाठ्य पुस्तक को ही रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल कीजिए। तो 82 है तो 82 को ध्यान रखना है ना। जब यहां पर अपडेट कर देगा तो आप भी अपडेट कर लीजिएगा, है ना। वो करंट अफेयर्स एक अलग चीज होता है, करंट अफेयर्स नहीं, जीएस है ना, आपके सब्जेक्ट का चीज है। तो आपको पाठ्य पुस्तक को ही फॉलो करना है जो दिया हुआ है इसमें। चलिए अगला है कि शुक्र तथा अरुण पृथ्वी के घूमने की विपरीत दिशा में घूमते हैं ना। नॉर्मली जो ग्रह होता है ना, कोई भी ग्रह होता है या जो अपना पृथ्वी है, ये पश्चिम से पूरा घूमता है ना, ठीक है। लेकिन शुक्र और अरुण दो ऐसा ग्रह है जो पूरब से पश्चिम घूमता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इस ग्रह पे जाएंगे तो आपको जो सूर्योदय होगा वो पश्चिम में होगा और सूर्यास्त जो है वो पूरब में होगा। बस यही बात है। कौन कौन? शुक्र और अरुण। इसके बाद अगला पॉइंट है कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? 70% एरिया पर पानी है ना, H2O 70% एरिया पर। तो जाहिर बात है कि पानी का रंग तो नीला होता ही है। इस चलते आकाश का रंग भी नीला दिखाई देता है। भौतिक में उसका अलग व्याख्या है, उस पर हम नहीं जाएंगे, बट पृथ्वी को लाल ग्रह कहा जाता है। ये बात नहीं। अगला पॉइंट जो है वो वही बात जो हम लोग बात किए अभी कि हाँ, आकाश में चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं हम लोग? उल्का पिंड कहते हैं। हम लोग अभी जस्ट बात किए थे कि जो आकाश है उसमें कई खगोलीय पिंड भी चक्कर लगा रहा होता है ना। तो वही क्या होता है, कभी कभी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आ जाता है तो धरती की तरफ बढ़ने लगता है और वायुमंडल में घर्षण से उसमें आग लग जाता है और हम लोग ऐसा प्रतीत होता है कि तारा टूट रहा है, बट तारा टूटने का कोई सेंस नहीं है ना। वही उल्का पिंड ही वायुमंडल में घर्षण कारण जल करके वैसा प्रतीत होता है। आगे हम लोग बात करते हैं, अगले चैप्टर पे आते हैं। कैसे छोटा होगा, कैसे होगा जी? और इसके बाद और इस ज़्यादा बड़ा हो गया क्या? ये वाला पे जाना है, चार पे जाना है। कहाँ चला गया चार वाला? हाँ यार, कितना बड़ा हो गया? कहाँ? हाँ, सॉरी थोड़ा इंटरप्शन के लिए। खैर, अब हम लोग आगे अगला पॉइंट पे आते हैं, है ना। पॉइंट ये है कि लाखों तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। हम लोग देखें कि ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का मतलब अनंत आकाश। अनंत आकाश, कोई और छोर नहीं है, कोई और छोर नहीं है। इतना लंबा चौड़ा है, इतना लंबा कि आप बस इतना जान लीजिए कि जो आपको मतलब आकाश दिखाई देता है तारा में, वो हमारे पूरे ब्रह्मांड का, मान लेते हैं एक सर्कल है तो उसका ये भी नहीं होगा, इतना पॉइंट भी नहीं होगा। मान लीजिए, बस ऐसे समझ लीजिए कि ये जो हम लोग आकाश दिखाई देता है ये बिंदु बराबर है। इसी को देख के हम लोग को लगता है कि पूरा आकाश देख लिया, नहीं, आकाश बहुत बड़ा है। हम लोग तो ये भी नहीं जानते कि आकाश का आकार है कैसा, चपटा है कि गोल है कि शंकुकार है ना। उम्मीद लगाया जाता है कि चपटा है, बट अभी हम लोग उसको देख ही नहीं सकते हैं। ऐसा कुछ बना ही नहीं कि पूरा ब्रह्मांड के हम लोग को नाप सके या उसका अंदाजा लगा सके। बहुत बड़ा ब्रह्मांड है। और ब्रह्मांड में क्या है कि असंख्य जो है वो गैलेक्सी है। गैलेक्सी कुछ इस तरह से बहुत सारा करोड़ों करोड़ों की संख्या में जो है वो हमारे ब्रह्मांड में आकाशगंगा है, गैलेक्सी है। और एक गैलेक्सी में करोड़ों तारा होता है, करोड़ों तारा। एक तारा सूरज है ना, देख रहे हैं जून जुलाई में क्या ही हालत कर देता है ना, पसीना पसीना। तो करोड़ों तारा होता है एक गैलेक्सी में, और एक तारा का अपना एक परिवार होता है ना।
ग्रह सबको मिला करके। तो ब्रह्मांड में करोड़ों गैलेक्सी है, आकाशगंगा है। एक आकाशगंगा में करोड़ों तारा होता है, ग्रह होता है, उपग्रह होता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो सवाल यहाँ पे ही पूछा गया था कि लाखों तारों के समूह को क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। और लाखों आकाशगंगा के समूह को क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न था, बस हो गया। यही सब कुछ पॉइंट इसमें दिया गया था जिसको हम लोग यहाँ पे कंपाइल कर लिए हैं। बाकी आपको जाने ना जाने, लेकिन सबसे पहले ये जरूर जान लीजिएगा क्योंकि इस चैप्टर में ये सब पॉइंट दिया हुआ था और उम्मीद किया जाता है कि यहाँ सवाल पूछेगा। तो एक बार प्रश्न हम लोग रिकैप कर लेते हैं इसके बारे में, है ना, फास्ट, है ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं प्रश्न के बारे में। एक प्रश्न ये पूछा है, हाँ, प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न है कि राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो अभी हम लोग देखे थे राशि का संख्या कितना है? 12, है ना। चलिए फिर दूसरा प्रश्न पूछा है कि सूर्य की आकृति कैसी है? तो जवाब दीजिए। हाँ, सूर्य की आकृति गोल है ना। चलिए फिर तीसरा प्रश्न है कि सौर परिवार का मुखिया कौन है? तो ऑब्वियस है कि सूरज है ना। फिर अगला प्रश्न है कि ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो 8 ग्रह है, ध्यान दीजिएगा, 9 ग्रह नहीं, है ना। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे 8 से सही आंसर होगा, है ना। फिर पूछा है प्रश्न कि सप्तऋषि कितने तारों का समूह है? तो 7 तारों का समूह है। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए फिर अगला प्रश्न है कि पृथ्वी एक नक्षत्र को कितने दिन में पार करती है? तो 14 दिन में पार करती है ना। हम लोग अभी बताए थे, ठीक ना। फिर एक प्रश्न है कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह का पेटी पाया जाता है, बेल्ट पाया जाता है, कोई दिक्कत? अगला है कि बृहस्पति का कितना ग्रह है? शनि का तो 82 दिया हुआ था, बृहस्पति के बारे में बोला था कि 80 से 92 इसका उपग्रह का संख्या है। ठीक है। फिर एक प्रश्न है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है, ध्यान रखिएगा। फिर एक प्रश्न है, ऐसे ही पूछ सकता है आप लोग से कि सूरज से दूरी के अनुसार विभिन्न ग्रहों के नाम लिखिए। तो हम लोग बात कर चुके हैं कौन कौन? सूर्य, सूर्य के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, है ना, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, चलिए अगला है प्रश्न कि सूर्य से सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? बुध है, ऑब्वियस है ना। फिर उसके बाद बात किया है कि उस ग्रह का नाम, पृथ्वी के निकटवर्ती ग्रह कौन कौन से हैं? तो पृथ्वी के निकटवर्ती में हम लोग थोड़ा देर पहले बताए थे, शुक्र है और मंगल है ना। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है, बहुत बड़ा कार्य इसका। फिर उस ग्रह का नाम बताइए इसके चारों ओर वलय पाया जाता है। तो शनि, यहाँ इस बुक में ये लिखा हुआ था, है ना। इसके अलावा बृहस्पति और अरुण में पाया जाता है, बट शनि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी, एक तो कॉन्सेप्चुअल पूछा है कि सौरमंडल का कौन सा ग्रह आपको सबसे अलग लगा और का है? तो ये देखिए आपके ऊपर है, आप बता सकते हैं किसी भी ग्रह के बारे में। शनि के बारे में बता दीजिए क्योंकि चारों तरफ रिंग है, हमरा में रिंग नहीं है, नहीं। चलिए ऐसे बोल सकते हैं। शुक्र या अरुण के बारे में कि वो भी अलग है, हम नहीं देखिए पश्चिम पूरब घूमते हैं, वो पूरब पश्चिम घूमता है, तो कुछ ही बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि पृथ्वी के उपग्रह का नाम क्या है? तो चांद तो पता ही है। अगला, वे कौन से ग्रह हैं जो पृथ्वी के घूमने के विपरीत दिशा में घूमते हैं? तो अरुण, शुक्र, हम लोग देख चुके थे। अगला है कुछ मैच करना, है ना, तो इसको हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, हो सकता है अगर सब नहीं भी आता हो, 2-3 भी आएगा ना, तो आप पकड़ लीजिएगा आराम से आंसर। बहुत वाइजली अगर चलिएगा, इसमें बुद्धि से चलिएगा तो इसे क्वेश्चन बड़ी इजीली डील कर जाइएगा। तो बुध के बारे में, तो बुध के बारे में हम लोग को 2 बात पता है, तो सबसे छोटा ग्रह है और सबसे नजदीकी ग्रह। तो क्या तो दिया हुआ है? तो दिया हुआ है सबसे छोटा ग्रह, है ना, बुध हो गया। ठीक है, चलिए अगला है पृथ्वी। पृथ्वी, तो पृथ्वी के बारे में नीला ग्रह कहा जाता है इसको, तो नीला ग्रह से मैच कर गया। ठीक है, अगला है चंद्रमा, है ना। तो चंद्रमा के बारे में लोग जानते हैं क्या कि पृथ्वी का उपग्रह है ना। फिर है अगला उल्का पिंड, है ना। तो उल्का पिंड के बारे में देख लीजिए, तो आकाश में चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े। ठीक है, अगला है आकाशगंगा, है ना, आकाशगंगा। तो लाखों तारों का समूह और ब्रह्मांड,
तो लाखों आकाशगंगा का समूह हो गया। तो ये था आपका पहला चैप्टर। अब हम लोग दूसरे चैप्टर पे आते हैं, है ना। थोड़ा सा इरेज कर देते हैं इसको। देखिए बॉस, आप क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं ये तो बात की बात है, लेकिन जो बीपीएससी बोला है ना उसको आप अक्षर से फॉलो कीजिए, है ना। अक्षर से फॉलो करने का मतलब कि जो पाठ्य पुस्तक है इसको बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए, और हम लोग खुद बहुत अच्छे से सारे बुक्स को एनालाइज किए हैं। जो जो पॉइंट अप्रोप्रिएट है या रिलेवेंस रखता है आपके एग्जाम को लेकर के, उसको हम लोग कंपाइल किए हैं, और उसको न केवल पहले हम लोग डिस्कस किए, उसके अलावा वो सारे पॉइंट को अभी क्वेश्चन फॉर्म में आपको बताए हैं। अगर आप इस चीज को 2-3 बार देख लेंगे, आप एकदम अश्योर्ड रहिए एग्जाम में यहाँ से सवाल आपको आएगा ही आएगा। होता क्या है कि चीज काम छोटा करना होता है, लेकिन हम लोग इतना भूमिका बना रहे होते हैं, इतना मोटा मोटा किताब पढ़ लेते हैं कि पूरा कंफ्यूजन का पहाड़ खड़ा कर देते हैं। तो बहुत पढ़ने से कुछ नहीं होता है, काम का चीज पढ़ने से होता है। एक और बात कि 10 किताब पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, एक किताब को 10 बार पढ़िए तो सिलेक्शन होगा, है ना। अब इसको ऐसा समझिए कि एक लड़का जो 10 गो से बतिया रहा है और एक जो 21 से 10 बार बतिया रहा है, तो केकरा में वफादारी ज्यादा होगा? जो एगो से 10 बार बतिया रहा हो। पढ़ाई भी कुछ ऐसा ही है, तो 10 किताब के पीछे कभी मत भागिए, एक किताब को 10 बार पढ़िए, इतना बढ़िया से पढ़िए कि पन्ना पन्ना तक याद हो जाए, फिर देखिए एग्जाम कैसा निकलता है। खैर, अब हम लोग बात करते हैं दूसरे चैप्टर के बारे में, है ना। तो ये चैप्टर का नाम है पृथ्वी एवं उसकी गतियां, है ना। पृथ्वी कैसे गति करती है उसके बारे में हम लोग को जानना है। सौरमंडल तो देख लिए हम लोग, तो चलिए ब्रह्मांड है, आकाशगंगा है ना, फिर अपना सोलर सिस्टम है, सूरज है, ग्रह है, उपग्रह है, इसके बारे में हम लोग काम भर देख लिए। अब हम लोग बात करते हैं पृथ्वी और उसकी गति के बारे में, कि पृथ्वी कैसे कैसे चलती है ना, कैसे मूवमेंट करती है। तो आपको कुछ बता दे, है ना, पहले कुछ ड्रॉ करते हैं मैप, है ना। देखिए, सबसे पहले जान लीजिएगा पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। एक तो पृथ्वी खुद अपने एक्स पर गोल गोल घूम रही है, एक बात हो गया घूर्णन। और एक होता है परिक्रमण, है ना। परिक्रमण का मतलब क्या होता है, इसको ऐसे याद रखिएगा, अक्सर बच्चा लोग भूल जाता है घूर्णन और परिक्रमण में। आप इसको ऐसे याद रखिएगा, हिंदू रिलीजन में मंदिर के चारों तरफ क्या करते हैं, घूर्णन करते हैं कि परिक्रमा करते हैं? परिक्रमा करते हैं ना, ठीक है। तो परिक्रमा का मतलब क्या हो गया कि सूरज के चारों तरफ गोल गोल चक्कर लगाना, है ना। सूर्य मंदिर के चारों तरफ हम लोग परिक्रमा करते हैं ना, तो बस यही रखिएगा। घूर्णन का मतलब होता है कि अर्घ देते समय हम लोग गोल गोल ऐसे से घूमते हैं, ये हो गया घूर्णन। और जब सूरज या सूर्य मंदिर के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं तो उसको हम लोग परिक्रमण करते हैं। तो दोनों में कंफ्यूज मत कीजिएगा, यहाँ पे एकदम क्लियर कर लीजिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि पृथ्वी जो परिक्रमा करती है, ये गोल गोल नहीं करती है ना। ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रही है, नहीं, ये दीर्घवृत्ताकार परिपथ में करती है। इसको ऐसा देख सकते हैं, दीर्घवृत्ताकार परिपथ का मतलब कह रहा हूं कि पृथ्वी कुछ ऐसे पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, ऐसे, दिख रहा है ना, दिख रहा है सबको ना, हाँ ठीक है, ऐसे चक्कर लगा रही है। तो देखिए यहाँ पर कहीं पर सूरज है बीच में, ये कर देते हैं बढ़िया से। ये कहीं पर यहाँ पर सूरज है, यहाँ पर सूरज है। तो हम लोग को पता है कि चक्कर तो पृथ्वी लगाती है, सूरज तो अपनी जगह पे स्थिर है, ठीक ना। अब देखिए वृत्ताकार परिपथ में एक बार थोड़ा सा इसको मैप को हमको बढ़िया से बना लीजिएगा, ताकि आप लोग को ये चीज एकदम क्लियर हो जाए, है ना। आप लोग को समझाई देते हैं इसको। ठीक है, ऐसा अगर पथ कोई ग्रह फॉलो करता है तो उसको हम लोग दीर्घवृत्ताकार परिपथ बोलते हैं, कि ना। यहाँ देखिए तो नहीं लग रहा है कि जब यहाँ से क्रॉस करेगा तो यहाँ पर थोड़ा ज्यादा नजदीक है सूरज के, और यहाँ पर काफी दूर है ना, थोड़ा सा नजदीकी दूरी दिखाई दे रहा है ना। इसी के बारे में बात करना है हम लोग को। जब अच्छा समझा देंगे आप लोग को थोड़ा सा।
एक तो सूरज अपना अर्थ है यहाँ पर, है ना, एक अर्थ यहाँ पे है, एक यहाँ पर है। हो गया। हाँ, ये पृथ्वी है अपना, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलिए हम लोग इसके बारे में बात करें तो थोड़ा सा, है ना, कि कब कब क्या क्या होता है। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, एक समय ऐसा होता है कि जब पृथ्वी सूरज के बहुत चक्कर लगाने के क्रम में, परिक्रमण के समय में पृथ्वी सूरज के सबसे नजदीक होती है ना। तो एक तो और आप लोगों को लेकर चल रहे हैं कैसा। एक मिनट यार, थोड़ा सा इसको, हाँ, सबसे सबसे इक्कीस 21 मार्च, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं आप लोग को ताकि दिक्कत नहीं हो। और 23 सितंबर, 23, ध्यान दीजिएगा, हम लोग इस पे बात करते हैं, है ना, थोड़ा सा रुकिएगा। हम्म, तो देखिए, जब पृथ्वी और सूरज के बीच में दूरी सबसे कम होता है ना, ठीक है, तो उस स्थिति को हम लोग उपसौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपसौर। और ये 3 जनवरी को होता है, जब पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी सबसे कम होती है, ठीक है। एक समय ऐसा आता है जब कोई भी ग्रह या पृथ्वी जो है सूरज का चक्कर लगा रही होती है, तो चूंकि दीर्घवृत्ताकार परिपथ में, मतलब ऐसे वाला परिपथ में चक्कर लगा रहा होता है, एक समय ऐसा होता है जब पृथ्वी सूरज से सबसे दूर होता है, तो वैसे कंडीशन को अपसौर बोलते हैं, है ना, अपसौर बोलते हैं। तो ये 4 जुलाई को होता है, ठीक है। बट साल में 2 समय ऐसा होता है जब पृथ्वी और सूरज के बीच में जो दूरी होता है लगभग बराबर होता है, ठीक है, ठीक है। कब कब? 21 मार्च, 21 मार्च और 23 सितंबर को, ठीक है। तो देखिए, जब सूरज और पृथ्वी नजदीक है तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे? उपस्वर। उप मतलब, है ना, नजदीक, और अपस्वर मतलब बहुत दूर। उपस्वर कब? 3 जनवरी को, और अपस्वर कब? 4 जुलाई को। और जब पृथ्वी और सूरज के बीच में दूरी एकदम बराबर होता है, साल में 2 बार ऐसा होता है, समझे ना। कब कब? तो एक तो 21 मार्च को, दूसरा 23 सितंबर को होता है। इसको हम लोग विषुव के नाम से बोलते हैं, है ना, बसंत विषुव और शरद विषुव, इंग्लिश में इक्विनॉक्स बोलते हैं, है ना, ठीक है। चलिए, तो याद ध्यान रखिएगा। तो पृथ्वी जो है वो सूरज के चारों ओर परिक्रमण कर रही है, पृथ्वी अपने अक्ष पर भी गोल गोल घूम रही है, घूर्णन कर रही है। तो इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो पहला पॉइंट है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को समदिवा रात्रि होती है। तो जब पृथ्वी और सूरज के बीच में दूरी एकदम एक बराबर होगा,
तो जाहिर सी बात है कि दिन और रात बराबर होगा। और जब पृथ्वी सूरज के नजदीक होगा तब पृथ्वी पे दिन बड़ा होगा, जब दूर होगा तो रात बड़ा होगा, दिन छोटा होगा, क्योंकि रोशनी कब पहुंचेगा। कॉन्सेप्ट वाला चीज है भाई, है ना। तो यही यहाँ पर बोला गया है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को समदिवा मतलब दिन बराबर होता है ना। चलिए यहाँ पर दिख भी रहा है, क्यों है, क्योंकि देखिए डिस्टेंस बराबर दोनों के बीच में। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। हम लोग देखिए उत्तरी गोलार्ध में है, जून में गर्मी पड़ता है। अगर इसी समय दक्षिण गोलार्ध में जाइएगा तो उधर ठंडा पड़ रहा होता है। और जब उधर बड़ा दिन करता है, याद होगा दक्षिण गोलार्ध में क्रिसमस डे जो है बड़ा दिन का छुट्टी होता है, ठीक है। तो हम लोग तरफ तो उस दिन दिसंबर में रात ठंडा होता है, रात नहीं मतलब मौसम ठंडा होता है, दिन छोटा होता है, पर दक्षिण गोलार्ध में उस समय दिन बड़ा होता है, ठीक है। अगर पूछ सकता है, इसको ऐसे पूछ सकता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा रात कब होता है, तो 21 जून को, है ना, ठीक। और यही चीज उधर उत्तरी दक्षिण गोलार्ध में देखिएगा तो उस दिन रात बड़ा हो जाएगा। चलिए, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। फिर अगला है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 डिग्री झुकी हुई है। देखिए पृथ्वी है ना, देखिए एक तो होता है ऐसे गोल, ठीक है। तो पृथ्वी जो है ना वो ऐसे नहीं है, पृथ्वी कैसे है, पृथ्वी कुछ इस तरह से है, थोड़ा अपने अक्ष पर झुका हुआ है, ऐसे झुका हुआ है, ऐसे झुका हुआ है 23.5 डिग्री, थोड़ा ये झुका हुआ है। तो 23.5 डिग्री झुका होगा तो अपने अक्ष के सापेक्ष 66.5 डिग्री का कोण बनाता है पृथ्वी, है ना। झुका हुआ है 23.5 डिग्री और कोण जो है वो 66.5 डिग्री का बनाता है। तो ध्यान रखिएगा ये भी है। फिर है शीतोष्ण कटिबंध में अधिक ठंड और कम गर्मी पड़ती है। अब पृथ्वी को ना ताप के हिसाब से कई कटिबंध में बांटा गया है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। मतलब जो हिस्सा पृथ्वी का सूरज के सामने है वहां ज्यादा गर्मी पड़ेगा, जो हिस्सा पृथ्वी सूरज जहां पर सूरज का रोशनी कम पड़ता है वहां कम ठंडा पड़ेगा, है ना। यही बात इसमें बोला गया है, ठीक है। तो पृथ्वी को तापमान के हिसाब से कई कटिबंध में बांटा गया है, जैसे उष्ण कटिबंध, है ना, उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कोई होता नहीं है, सीधा सीधी उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, बट इसको भी सब कैटेगरी में बांट दिया गया है ना, उपोष्ण कटिबंध वगैरह वगैरह। खैर, तो शीतोष्ण कटिबंध का विशेषता क्या है, तो नाम ही देखिए, है ना, नाम में ही देखिए, नाम में ही शीत लिखा हुआ पहले, है ना, शीत और उष्ण। तो जाहिर सी बात है कि शीत ज्यादा, ठंडा ज्यादा और उष्ण कम, है ना। तो शीतोष्ण कटिबंध जो होता है, टेम्परेट जो जोन होता है वहां पर ज्यादा ठंडा पड़ेगा और गर्मी कम पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है कि पृथ्वी का आकार, पृथ्वी आकार में चंद्रमा से बड़ी है। ऑब्वियस सी बात है, चांद बहुत छोटा है पृथ्वी के मुकाबले, है ना, और पृथ्वी बहुत बड़ा है चांद के मुकाबले, यहाँ पर तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है ना। फिर भी चांद का पृथ्वी पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जो आप ज्वार और भाटा देखते हैं ना समुद्र में जो ऐसा उठता है, आपका ज्वार भाटा नहीं, आप लोग में भी खूब ज्वार भाटा फूटता है अपने खिलाफ कोई बात सुन करके, तो उसको ठंडा रखिए भाई, नौकरी ले लीजिए, उसके बाद दहाड़ मारिएगा। अभी बोलने से कोई फायदा नहीं है, पहले अपने आप को प्रूव करो तब कुछ बोलो, है ना। आपका परजिन्स बोलना चाहिए, आप नहीं, आप बोले तो क्या बोले, है ना। आप जहाँ खड़ा हो जाइए ऐसे करके, बस आप सबको जवाब मिल जाना चाहिए, और उसके लिए पढ़ के कुछ बनना पड़ेगा, और टीचर से बढ़िया जॉब क्या होगा। है आकार में बढ़िया। चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम यात्री कौन थे, तो नील आर्मस्ट्रांग थे, है ना। अपोलो 13 जहाज का नाम था, इसे से याद था तीनों, है ना। चांद पर पहली बार कदम रखा था, 3 आदमी था, ठीक है। कौन कौन, नील आर्मस्ट्रांग, 2 लेटर ढूंढिएगा, है ना, एक एडवर्ड एल्ड्रिन था और एक बस था। खैर अगला है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्ष कहते हैं, है ना। एक लाइन खींच दिया गया है ऐसा करके, अक्ष बोलते हैं। नॉर्थ है, साउथ है ना, अक्ष हो गया। चलिए अगला पॉइंट हम लोग चैप्टर पे आते हैं, अगला पॉइंट पर। हाँ, तो अभी हम लोग देखिए पृथ्वी से संबंधित 2 गति है, एक तो घूर्णन जो अपने अक्ष पर गोल गोल घूमना, और दूसरा परिक्रमण
मतलब सूरज के चारों ओर चक्कर लगाना। तो घूर्णन और परिक्रमण दोनों का अपना अपना रोल है, दोनों के चलते कई घटना घटता है पृथ्वी पर। ठीक है, क्या क्या घटना घटता है तो इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो देखिए, जो घूर्णन होता है ना, घूर्णन, उसके चलते दिन और रात होता है। पृथ्वी से गोल है और सूरज यहाँ पर है, तो अगर सूरज का रोशनी यहाँ पड़ेगा तो यहाँ लाइट होगा, इसके पीछे अंधेरा रहेगा ना। तो घूर्णन के चलते क्या क्या होता है, तो दिन और रात होता है। ठीक है, और भी कई चीज होता है, जैसे घूर्णन के चलते ही जो है वो एक तो पवन का वेग, जो पवन चलता है उसमें भी घूर्णन का रोल है। ज्वार भाटा में भी समुद्री तरंग जो धारा बनता है उसमें भी इसका एक रोल है कि नहीं। दैनिक मौसम में जो उतार चढ़ाव होता है ये भी घूर्णन के कारण होता है। परिक्रमण के चलते भी कुछ होता है, जैसे दिन रात का छोटा बड़ा होना, मौसम में बदलाव आना, सुबह शाम का जो छोटा बड़ा होना, है ना, ये सब चीज होता है परिक्रमण के चलते। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ प्रश्न में दिया गया है कि पृथ्वी की दैनिक गति के कारण दिन रात होता है ना। कोई बात नहीं, आगे हम लोग देखते हैं। अगला है कि विषुवतीय प्रदेश में सूरज की किरणें सालों भर सीधी पड़ती है। अब ये से पृथ्वी का बीच वाला हिस्सा, ये है, ये है पृथ्वी, ये चल रही है, हाँ चल रही है पृथ्वी, और ये हिस्सा बीच वाला हिस्सा, ये है बीच वाला हिस्सा, और यहाँ पे है सूरज, ये सूरज सालों भर यहाँ पर सीधा रोशनी पड़ता है ना। यहाँ बहुत गर्मी होता है, एक्सेस। और अगर समुद्री क्षेत्र में कोई द्वीप वगैरह हो तो वहां पर एक खास चीज देखा जाता है कि वहां हर दिन 4 बजे बारिश होगा ही होगा, है ना। तो संवहनीय वर्षा या फिर 4 बजे की वर्षा बोलते हैं, एकदम फिक्स है। विषुवत रेखीय क्षेत्र में इतना गर्मी पड़ता है, इतना वाष्पन होता है कि मत कहिए। 4 बजे एकदम पक्का पानी हो जाएगा। है, अब है कि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, जो होती है पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर काट रही है, घूम रही है, देखिए ना। आगे है कि ध्रुव पर लगभग 6 महीने दिन और 6 महीने रात होता है। क्योंकि हम लोग बात करें कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घुमा, मतलब झुका हुआ है 23.5 डिग्री, है ना। तो ये वाला एरिया 6 महीना सूरज के सामने रहता है, तो फिर ये वाला थोड़ा सा उभर के सामने आता है, तो ये पीछे चला जाता है। तो यहाँ 6 महीने का दिन होगा और यहाँ पे 6 महीने का रात होगा। अगर यहाँ 6 महीने का दिन होगा तो ये 6 महीने का रात होगा, है ना। क्योंकि पृथ्वी ऐसे ऐसे घूम रहा होता है, तो और सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, तो इस तरह का चीज होता है। अगला है, कुछ प्रश्न उत्तर भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो यही सब था, है ना। थोड़ा इसको इरेज करते हैं। प्रश्न है कि बहुत मेहनत करके तैयार किया गया है इसको, आप लोग इसको एकदम रट जाइएगा, पाठ्य पुस्तक पहले, है ना। हम लोग ऐसे ही करके बहुत मेहनत करके सारा पाठ्य पुस्तक का सारा पॉइंट हम लोग निकाले हुए हैं, अच्छे से डिस्कस करेंगे, सारा प्रश्न उत्तर आपके साथ बात करते चलेंगे। आप लोग इसको पढ़िए और इसका लाभ उठाइए, है ना। आपके लिए किया गया ये सब। हाँ, समदिवा कब होता है भाई, दिन और रात कब बराबर होता है। तो हम लोग बात किए अभी विषुव का, है ना, इक्विनॉक्स का। तो कब कब, 21 मार्च और हाँ 22 सितंबर, चलिए बढ़िया है, हाँ 23 सितंबर। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा दिन कब होता है उत्तरी ध्रुव में, है ना। सबसे बड़ा दिन कब होता है, सबसे बड़ा दिन, तो हम लोग देखें कब, 21 जून को, है ना, ये सही आंसर है। फिर पूछा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है, तो अभी हम लोग बात किए कि 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री सही आंसर है। फिर है अगला प्रश्न कि शीतोष्ण कटिबंध में या टेम्परेट दिन जोन में क्या होता है, तो शीत ज्यादा होता है, गर्मी कम होता है। ठीक है, अभी हम लोग ऊपर मेंशन किया था ना। अगला प्रश्न है कि जहां सालों भर गर्मी पड़ती है क्या कहलाता है, तो बात है सालों भर गर्मी कहाँ पड़ेगा, तो हम धरती के बीचों बीच, कहे कि यही सूरज के सबसे आगे है, सबसे मतलब फेसिंग वाला एरिया है, तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ है विषुवत रेखा, यहाँ पर विषुवत रेखा, यहाँ पे सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी आकार में चंद्रमा से कैसा है, छोटा है कि बड़ा है, हाँ बड़ा है, गुड। चलिए तो ये सब कुछ
प्रश्न था। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा शायद कुछ छूटे हैं। ये कैसे वो होगा थोड़ा। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पर कुछ एक और प्रश्न दिया हुआ है कि चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, यूरी गागरिन था। महिला कौन थी, तो वेलेंटिना तेरेस्कोवा थी। भारतीय प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे तो राकेश शर्मा थे ना। अगला है खाली स्थान को भरिए। ऐसे ही प्रश्न दे सकता है, तो इसको ऐसे देखिएगा इसमें कि पृथ्वी की घूर्णन है ना, दैनिक गति जो है, घूर्णन गति जो गोल गोल घूमने, इसके चलते दिन और रात होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा प्रश्न है कि विषुवतीय प्रदेश में सूर्य की किरणें सालों भर सीधी पड़ती है ना, क्योंकि यही सन को फेस कर रहा होता है। अगला प्रश्न है कि ध्रुवों पर 6 महीने लगातार दिन और रात क्यों होता है, बता दीजिएगा। ये पृथ्वी चूंकि अपने अक्ष पर झुकी होती है ना, इसके चलते पृथ्वी का झुकाव है, उसके चलते। ठीक ना। दैनिक गति और वार्षिक गति में क्या अंतर है, तो दैनिक गति एक दिन में जो गोल घूम जाती है ना, उसको दैनिक गति बोलते हैं। और 365 दिन 6 महीना 9 घंटा में पृथ्वी सूरज का 4 चक्कर लगाता है ना। 6 घंटा और 9 मिनट, सॉरी, 365 दिन 6 घंटा 9 मिनट में पृथ्वी जो है वो सूरज का एक चक्कर लगाती है, इसको वार्षिक गति बोलते हैं। ठीक है। फिर है कि पृथ्वी किस दिशा में घूमती है। ठीक है, तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व में घूमती है, ये भी क्लियर है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के किस भाग में सबसे कम गर्मी पड़ती है, क्यों, तो ध्रुव पर है ना, क्योंकि ये जो होता है वो पृथ्वी का सबसे दूरस्थ एरिया होता है, यहाँ पर सूरज का रोशनी सबसे कम पड़ता है, इसलिए यहाँ सबसे गर्मी कम होता है। पृथ्वी पर कितने कटिबंध है ना, और कटिबंध में सूरज का प्रकाश की स्थिति, प्रकाश की क्या स्थिति होती है, तो हम लोग देखिए अभी, एक तो होता है उष्ण कटिबंध, एक होता है शीतोष्ण कटिबंध, और एक होता है शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध में सालों भर गर्मी पड़ता है, क्योंकि यहाँ सूरज जो है वो सालों भर सीधा चमकता है, 23:30 के बीच में है ना। चलिए, विषुवत रेखा तो हमेशा है। फिर शीतोष्ण कटिबंध में हम लोग कुछ देर पहले देखे थे कि यहाँ अधिक गर्मी और कम ठंडा, और शीत कटिबंध में तो भैया खाली ठंडा, बहुत कम गर्मी। ठीक है। चैप्टर तो हम लोग चैप्टर 2 भी देख लिए, तो आज हम लोग 2 चैप्टर देखे हैं। हम लोग इसके आगे भी चैप्टर बताएंगे है ना। तो आप लोग से बस इतना ही आप लोग को सलाह रहेगा कि पाठ्य पुस्तक को बहुत अच्छे से अध्ययन कीजिए, और हम लोग खुद पूरा टीम मिलकर के पाठ्य पुस्तक का जो एकदम ऑपरेशन करना होता है, एक सर्वे करना होता है, उसको करके सारा पॉइंट को हम लोग यहाँ पर कंपाइल कर लिए हैं। इस कंपाइल करके न केवल आपको बताते चल रहे हैं, बल्कि इस सारे जो फैक्ट है उसको क्वेश्चन फॉर्म में भी आपके साथ डिस्कस करते चल रहे हैं। तो वीडियो को जरूर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपना सहयोग बना के रखिए। हम लोग आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।